नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगली क्लास में जो कि पीछे हम पढ़ चुके हैं डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम आज कंटिन्यू करेंगे जहाँ से वो होगा भारतीय संविधान की उद्देश्य का अर्थात प्रस्तावना। अब वो हम देखते हैं इसमें पेज नंबर आप आइए 5 पर। भारतीय संविधान की उद्देश्य का अथवा प्रस्तावना। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आयोग का ये बहुत ही पसंदीदा सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब सबसे पहले पूछता है कि उद्देश्य का, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें उद्देश्य प्रस्ताव नहीं था, यानी कि उसमें उद्देश्य का नहीं थी। मगर हमने पढ़ा है कि श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, बाद में वही उद्देश्य का बनी थी। ये हम लोगों को याद रखना है अच्छे से। अब देखते हैं कि प्रस्तावना नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प जो आदर्श प्रस्तुत किया गया था उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया था। संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा तथा संशोधित ये उद्देश्य का निम्न प्रकार है। ठीक है, हमको ध्यान रखना है कि निम्न प्रकार कैसे। अब हम देखते हैं कि हर कैंडिडेट को ये उद्देश्य का जरूर दोस्तों याद होना चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को ऐतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है, इनके आत्मार्पित किया जाता है। ये पूरी संविधान की प्रस्तावना है। अब इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान हमें कितने प्रकार के न्याय की बात करता है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, और संविधान में जो उद्देश्य का जोड़ी गई है ये इसमें किस के आधार पर जोड़ी गई है। हमने पढ़ा है कि नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसी को लेकर इसको जोड़ा गया था, और संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में ये संशोधित कर उद्देशिका का जो रूप है वो अब ये है। पहले इसमें कुछ कम था जिसको बाद में जोड़ा गया है, हम अगले पढ़ेंगे। अब भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ये बनता ही बनता है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हम भारत के लोग, यानी कि भारत की उद्देशिका का जो यह संविधान का जो स्रोत है वो है भारत की जनता। अब कैसी बात राज्य की बात करता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि आंतरिक एवं बाह्य सभी निर्णय लेने का अधिकार भारत को भारत के द्वारा ही है, कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब इन्होंने कहा कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, यानी कि समाजवादी होगा पंथ निरपेक्ष होगा लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को हम 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं देने की बात कर रहे हैं। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय हैं ये, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता हैं विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना। बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आना चाहिए दोस्तों, पूछा जाता है। यानी कि विचार की अभिव्यक्ति की विश्वास की धर्म की और उपासना की 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई, और 3 प्रकार के न्याय हो गए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। ये 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। फिर अगले दोस्तों पूछता है कि ये संविधान लागू कब हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को लागू किया गया दोस्तों। अब कभी कभी क्या करता है कि इसकी जो हिंदी में जो डेफिनेशन अगले हिंदी में लिखा हुआ है कि मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमको यहाँ पर बहुत सावधानी पूर्वक चीजों को पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। फिर अगली बात क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना का विचार है वो कहाँ से लिया गया। तो प्रस्तावना का विचार हमने यूएसए से लिया है, यानी कि यूएसए से अमेरिका के संविधान से, और प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। इनकी भाषा क्या होगी, ठीक है। प्रस्तावना की मुख्य बातें हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, और प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है, क्योंकि प्रस्तावना को हम
कानूनी रूप से लागू नहीं करवा सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि प्रस्तावना का अंग मतलब संविधान का अंग है तो कानूनी रूप से उसको माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? नहीं, वो कानूनी रूप से उसको लागू नहीं करवा सकते हैं। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु भारत के लोग ही हैं, इसको हम पहले देख चुके हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। भारतीय लोगों को सर्वोच्च प्रभुसत्ता का उद्घोष करते हैं, प्रभुता का यानी उद्घोष करते हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जाता है। यही क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना को क्या न्यायालय में हम परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बना मदन गोपाल 1957 के निर्णय के में घोषित किया गया था। यानी कि यदि भारत का कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर एक अगला फैक्ट याद करना है हमें, इसको बहुत संज्ञान में अपने रखना है। इन्होंने कहा है कि बेरूवाड़ी जो मामला है ये कब आया था, तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों। बेरूवाड़ी मामला कब आया था? तो 1960 में आया था। इसने ये निर्णय दिया था कि संविधान की सर्वोच्च इसने समय का ये कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध होगी, यानी संविधान की भाषा में जहां कहीं मतलब डिस्प्यूट होगा या हमें कहीं ना कहीं शंका होगी, तो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वचन में सहायता करेगी। माना इंटरप्रिटेशन करने में हमारी कौन सहायता करेगा? हमारी प्रस्तावना सहायता देगी, मगर इसको हम कानूनी रूप से लागू नहीं करवा सकते हैं। अब फिर बेरूवाड़ी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। ठीक है, यहाँ पर हमें ध्यान देना है। इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। जब अंग ही नहीं है तो विधायिका जो कानून बनाती है, यानी कि हमारे जो मंत्रिपरिषद में लोग होते हैं या फिर जितने भी संसदीय लोग होते हैं, तो वो उसमें चेंज भी नहीं कर सकते। जब वो संशोधन कर ही नहीं सकते क्योंकि उसका भाग ही नहीं है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। यानी कि 60 में बेरूवाड़ी मामला था, उसमें तो नहीं माना था, और कहा कि जहां पर प्रस्तावना जहां पर मतलब संविधान की भाषा संदिग्ध होगी वहां प्रस्तावना इसमें हेल्प करेगी। मगर जो केशवानंद भारती मामला आया था बनाम केरल राज्य, तो 1973 में कहा गया कि संविधान का ये प्रस्तावना भाग है, मगर इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, प्रस्तावना का अंग है। इसलिए विधायिका संशोधन तो कर सकती है, किंतु उसका मूल ढांचे का सिद्धांत आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें यहाँ पर मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। केशवानंद भारती बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत का प्रस्तावना में संविधान का मूल ढांचा को माना। उन्होंने कहा कि आप संशोधन तो कर सकते हो, मगर यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको मतलब करना अनुच्छेद 12 को ध्यान में रख के इसका संशोधन करना है। मगर इसका जो मूल ढांचा है, मूल ढांचे में बहुत चीजें हैं दोस्तों। मूल ढांचे को अगर हम देखें तो मूल ढांचे में आपकी शब्दावली आएगी। अभी मूल ढांचे का सिद्धांत है, क्योंकि मूल ढांचे के सिद्धांत में अगर आपने कहीं पर संशोधन कर दिया तो उस पर सुप्रीम कोर्ट उस पर रिव्यू कर देगा और उसको नल एंड वाइड कर देगा। इसलिए आपको मूल ढांचे के सिद्धांत को फॉलो करना है। अब हम देखते हैं कि संसद संविधान की मूल ढांचा नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टता है, संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिसमें मूल ढांचे का विस्तार या मजबूती होती हो। अब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, यानी कि 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना, यानी कि हमारे विचार, हम स्वतंत्र अपने विचारों में। अभिव्यक्ति यानी कि हम बोल सकते हैं, कुछ तो नहीं, मतलब हम बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। विश्वास, हमारा किन चीज़ों पे विश्वास है, किस चीज़ों पे विश्वास नहीं है, कौन सा हमारा धर्म होगा, किसकी हम पूजा करेंगे, ये हमें बिल्कुल स्वतंत्रता है। एवं 2 प्रकार की समानता, 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख किया गया है दोस्तों। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है, अतः अंशतः ये कठोर, अंशतः लचीला है। अब जब भी कभी क्वेश्चन आवे और इसमें लचीला कठोर दोनों हो तो दोस्तों आप कठोरता की तरफ जाएंगे, लचीले की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां से अगर दोनों ऑप्शन आ रहे हैं तो ये कठोरता को ही इसने आयोग ने पहले भी माना है और यूपीएससी भी इसको मान चुकी है कि भारतीय संविधान लचीला नहीं बल्कि कठोर है। या दोनों ऑप्शन हो एवं दोनों करके तब तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज आप तो कठोर की तरफ जाओगे। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है कि संविधान लिखा हुआ होना चाहिए।
और प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भी फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। जो फ्रांसीसी क्रांति थी उससे हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये 3 शब्द हमने लिए हैं। अब भारतीय संविधान व्यवस्था में संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान सबसे ऊपर है। भारत का संविधान, क्योंकि ये कहा भी गया है कि संविधान क्या है, ये गार्जियंस है। क्या है? गार्जियंस सबका। और संविधान में अगर कहीं पर कोई आक्षेप आता है तब उस पर सबसे पहले न्यायपालिका उस पर ध्यान देगी। भारत का संविधान अपनी प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है, क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 एवं संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारतीय संविधान, जैसा कि 1935 का भारत शासन अधिनियम था, लगभग 75% यानी कि हमने उसमें जो हमारा भारत शासन अधिनियम था उसमें हमने 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी, हमने ठीक वहीं से ले लिया है ज़्यादातर चीज़ों को। तो ये उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखता है। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। भारत में संघीय शासन की व्यवस्था नहीं कही गई है। यहाँ पर जो कहा गया है, संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। संविधान में भारत को राज्य, यानी कि भारत होगा राज्यों का संघ, यानी किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, जब संविधान बना तो कौन कौन चीज़ें हमने विदेशों से ली हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि यूएसए से हमने क्या लिया गया है, कि यूएसए से हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना। यानी कि प्रस्तावना कहाँ से उठाई है हमने, ये सब हमने उठाई है मतलब यूएसए से। और इसकी भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। मौलिक अधिकार, न्याय के पुनरावलोकन, ये 1900 अनुच्छेद 137 के अंतर्गत, इसको हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि संविधान ही सर्वोच्च होगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, किसी के अधीन नहीं होगी। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, यानी कि निर्वाचित राष्ट्रपति कैसे काम करेगा उस पर महाभियोग, जो कि संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत दिया हुआ है। उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात कानून का समान संरक्षण की अवधारणा, इस प्रकार की चीज़ें हमने अमेरिका के संविधान से ली हैं। अब ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है, संसदनात्मक शासन प्रणाली। भारत में संसदनात्मक शासन प्रणाली है, जैसे कि हम देखते हैं कि अमेरिका में अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली है और भारत में संसद ही सर्वेसर्वा, वो मतलब संसद कानून बनाती है। एकल नागरिकता, हम देखते हैं कि अमेरिका में राज्यों की भी नागरिकता होती है और फिर अमेरिका की यानी 2 नागरिकताएं होती हैं, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में जिस प्रकार से ब्रिटेन में एक प्रकार की नागरिकता है, ठीक उसी प्रकार से भारत में भी एकल नागरिकता की बात करता है। विधि निर्माण प्रक्रिया, यानी कि विधि का निर्माण कैसे किया जाएगा, विधि का शासन होगा, यानी कि शासन का जो आधार होगा वो कानून होगा, ना कि और कोई चीज़। विधि का शासन होगा। संसदीय विशेषाधिकार, संसद को कुछ विशेषाधिकार भी होंगे। मंत्रिमंडल प्रणाली, जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली है, हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा, मंत्रिमंडल में जो लोग होंगे वो समस्त सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होंगे, प्रधानमंत्री को लगा के। परमाधिकार लेख, यानी कि जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो 5 प्रकार के हम लेख जारी करे जाते हैं, वो भी हमने खींच लिए हैं। द्विसदनात्मक वाद और कानून के समक्ष समानता। द्विसदन है, यानी कि एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, तो 2 सदन है। और कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून सबके लिए समान व्यवहार करेगा। इस तरह की चीज़ हमने ब्रिटेन से ली है। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं कि जब नीतियाँ बनाएंगे तो उसके लिए कुछ निर्देशक सिद्धांत होंगे, उनका पालन कराया जाएगा। जब यहाँ पर हमारे यहाँ बजट बनता है या कोई वित्तीय लेखा तैयार किया जाता है तो उसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान रखा जाता है दोस्तों। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन होगा, जैसे हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं उनको रखा जाता है, वो उस पर निर्वाचन करते हैं। तो जो निर्वाचक मंडल है वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा के जो 12 लोग रखे जाते हैं वो भी हमने खींच लिए हैं। इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का जो मनोनयन किया जाता है वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया है दोस्तों। तो प्रस्तावना की भाषा हम पीछे देख चुके हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान, जैसा कि हम लोगों को पता है, संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है, समवर्ती सूची होती है। तो संघ सूची, राज्य सूची, संघ में संघ डोमिनेंट होता है कानून बनाने के लिए, राज्य की सूची में राज्य होते हैं कानून बनाने के लिए, समवर्ती सूची में राज्य और संघ दोनों कानून बना सकते हैं। अब जब दोनों में डिस्प्यूट होगा तो संघ का कानून
परिवर्तन में रहेगा। तो केंद्र व राज्य के बीच संबंध, यानी केंद्र राज्य संबंध जो लिया है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। शक्तियों का विभाजन किस तरीके से होगा, कौन सी शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी, कौन सी राज्यों के पास रहेंगी, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है दोस्तों, तो वो भी हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यानी कि जब हम देखते हैं कि हमारा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमें कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त हुए हैं, जैसे कि व्यापार हम कौन सा करेंगे, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता, ये इस तरह की चीजें हमने कहाँ से ली हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जर्मनी के संविधान से दोस्तों पूछा जाता है हर बार में कि आपातकाल हमने कहाँ से लिया है, ये हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। और राष्ट्रपति का मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, यानी कि राष्ट्रपति की जो मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां हैं वो भी हमने कहाँ से ली हैं, जर्मनी से। अब दोस्तों हम देखते हैं कि कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो संघात्मक विशेषताएं, यानी कि भारत जो संघों का, भारत का जो संघ बना है वो राज्यों से बना है, तो संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी। पहले हम दोस्तों पढ़ते हैं केंद्र के पास, हमने जब वो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा कि संवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, और तीनों के अलावा जो वो रह जाते हैं मैटर्स, तो वो अवशिष्ट सूची के अंतर्गत रखे जाते हैं। अवशिष्ट का मतलब बचा बचाया। तो पहले किसके अधीन था, वो वहाँ कर जो वायसराय था या गवर्नर था उसके अधीन रहते थे। अब यहाँ पर दोस्तों किसके अधीन है, वो केंद्र के अधीन है। अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास। राज्यपाल की संयुक्त विषयक प्रक्रिया, यानी कि राज्यपाल की जो नियुक्ति विषयक प्रक्रिया है राज्यपाल की, वो भी कनाडा से लिए हैं हमने। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय, जो ट्रिब्यूनल्स पर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देता है, ये भी दोस्तों हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से। ये हमको ध्यान रखना है। तो राज्यपाल की नियुक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दोस्तों ये। अब दक्षिण अफ्रीका को हम देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, यानी कि संविधान में संशोधन होगा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, वो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। राज्यसभा को सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा आप देखते हैं कि हर 2 साल के बाद 1/3 लोगों का जो मतलब वो मनोनयन होता है, यानी चयन होता है, नियुक्ति की जाती है, तो वो हमने कहाँ से ली है, दक्षिण अफ्रीका से। यानी कि राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है, हर 2 साल के बाद हम 1/3 को इसको इससे मतलब वो यहाँ से लोग लेते हैं, राज्यसभा के लिए भेजे जाते हैं। अब इसमें राष्ट्रपति 12 लोगों का मनोनयन करता है और बाकी अपने विधानसभाओं के जो विधानसभा वो होते हैं विधायक, वो लोग अपने से चुनते हैं राज्यसभा सदस्य भेजने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है, गणतंत्रात्मक। गणतंत्र का मतलब है कि हम पूरी तरीके से, हमारा जो राष्ट्रपति होगा या हमारा जो भी चयन प्रक्रिया में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो मतलब राष्ट्रपति के लिए कहा गया है कि हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा बने, ऐसा कुछ नहीं है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये हम 30 शब्द पढ़े हैं, तो ये हमने कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये भी हमने फ्रांस के संविधान से लिए हैं, क्योंकि फ्रांस की क्रांति से बहुत ज्यादा प्रभावित करके। अब देखते हैं भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का ही है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के भारत शासन अधिनियम से शब्दता, यानी कि बिल्कुल अक्षरशः वैसे ही ले लिए गए हैं, या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन कर लिया गया है और उनको हमने इसमें ले लिया है। कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने देखा है कि वो चीजें हम पहले लागू करके देख चुके हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है हमारे भारत का, तब तक हम भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। तो हमने वहाँ चीज़ों को अपने परख लिया, तभी हमें लगा कि हमारे देश के अनुकूल ये चीज़ें हैं, तब हमने उनको उसमें शामिल करा। अदरवाइज बहुत चीज़ें ऐसी होंगी हमने उनको लेफ्ट कर दिया कि हमारे मतलब भारतीय जनता या हमारे देश के लिए वो चीज़ उपयोगी नहीं थी, तो हमने उनको लेफ्ट कर दिया था। तो ये इसमें अच्छी चीज़ लेने में हमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। अब दोस्तों ये अनुसूची से क्वेश्चन 100% आता है, इसलिए हमको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों में। अब इसमें प्रथम अनुसूची कहती है, इसमें भारतीय संघ के घटक, यानी कि भारतीय संघ के घटक के मतलब है कि जो संघ बनेगा उसमें भारतीय कौन कौन से क्षेत्र हैं, ठीक है। इसमें हमें ध्यान रखना कि 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका उल्लेख किया गया है। संविधान के 69 यानी 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची कहती है इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, जैसे राज्यपाल हैं,
राष्ट्रपति हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा का सभापति है, उपसभापति है, विधानसभा के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, और विधान परिषद के सभापति हैं, उपसभापति हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते। ये आप गिनती लगाएंगे तो ये 12 पद बैठेंगे जाकर, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब 12 मिला के बैठते हैं। ये 12 लोग जो हैं, इन 12 लोगों को भारतीय संविधान में एक द्वितीय अनुसूची में ये प्रावधान किया गया है कि इनको हम वेतन कैसे देंगे, इनको पेंशन कैसे देंगे, इनको भत्ते कैसे देंगे, इन सब का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में है। दोस्तों हमको ध्यान रखना है। अब तृतीय अनुसूची कहती है इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर, राष्ट्रपति और राज्यपाल जो शपथ लेते हैं उनका जिक्र अनुच्छेदों में दिया हुआ है, मगर यहाँ पर 2 लोगों को छोड़कर और बाकी जितने भी पदाधिकारी हैं, वो जितने भी मंत्री लोग हैं, वो जो उच्चतम न्यायालय के चाहे जस्टिस हों या चीफ जस्टिस हों, जितने भी लोग शपथ लेंगे वो सब अनुसूची तीसरे के अंतर्गत, अनुसूची तृतीय के अंतर्गत यहाँ पर उनकी अब शपथ और वो लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग लेंगे, राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर। ये इंपॉर्टेंट है। चौथी अनुसूची कहती है इसमें विभिन्न राज्यों एवं संघीय राज्य क्षेत्र की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। इसमें यह तय किया गया है कि किस राज्य से कितने लोग मतलब राज्यसभा में जाएंगे, राज्यसभा में किन राज्यों का कितना प्रतिनिधित्व होगा, उसको यहाँ पे दोस्तों डिसाइड किया गया है। 5वीं अनुसूची कहती है कि विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, कि जो अनुसूचित क्षेत्र है उनका कैसे प्रशासन किया जाएगा, अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र है उनका कैसे प्रशासन किया जाएगा और उनका नियंत्रण किस तरीके से रखा जाएगा। यहाँ पर 5वीं अनुसूची हमको ये बताती है। 6वीं अनुसूची कहती है कि असम, मेघालय और त्रिपुरा तथा मिजोरम, ये दोस्तों क्वेश्चन आता है 6वीं अनुसूची वाला, कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, हमको बहुत ध्यान रखना है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और ये जनजाति क्षेत्र हैं, इनका प्रशासन किस तरीके से किया जाए, ये 6वीं अनुसूची डिसाइड करती है चारों राज्यों का। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो असम आपको ध्यान रखना है, इसका पड़ोसी मेघालय है, वहीं पर त्रिपुरा है, वहीं पर मिजोरम है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये 4 हैं, 4 में कोई ना कोई वो बदलेगा या फिर स्टेटमेंट बना के देगा, तो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। 6वीं अनुसूची मतलब अब इसमें यह भी बताया गया है कि राज्यों की जनजातियों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। 7वीं अनुसूची कहती है कि इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, कि केंद्र के पास कौन सी शक्तियां होंगी, राज्य के पास कौन सी शक्तियां होगी। इसी अनुसूची में सरकारों को शुल्क एवं कर लगाने के लिए अधिकारों का उल्लेख गया है कि कौन सी सरकार कौन सा शुल्क लगाएगी, राज्य सरकार कौन सा शुल्क लगाएगी, केंद्र सरकार कौन सा शुल्क लगाएगी। तो यहाँ पर यह ढांचा तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की सूचियां हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। हम लोग देखते हैं अब संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय हैं। तो इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। कौन बनाती है? केंद्र सरकार। इसमें ध्यान देना है कि इसमें राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार को कानून इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 96 विषय थे। कितने थे? 96 विषय, और वर्तमान में 100 हैं। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय इसमें हमें ध्यान रखना है। देश की प्रतिरक्षा, यानी कि देश की प्रतिरक्षा मतलब सुरक्षा। विदेशी मामले, यानी कि विदेशी मामले जो हमारे होंगे, जैसे विदेशियों के साथ राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल, वहाँ के मतलब वो प्रधानमंत्री हैं, उनसे कैसे करके हमारे विदेशी मामलों से क्या चीज़, हमें किसके साथ कैसा समझौता करना है, कैसे हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे हमारे क्या संबंध होंगे, राजनयिकों के क्या संबंध होंगे, इस तरीके के विदेशी मामले। युद्ध एवं शांति, युद्ध और शांति की स्थिति में हम किस तरीके से काम करेंगे। रेल है, डाक है तथा तार। रेल बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इस पर जो कानून बनाएगा वो संघ बनाएगा। डाक है, पूरे भारत में काम करता है डाक। तार हैं, और मुद्रा बैंकिंग है, आरबीआई है, परमाणु शक्ति आदि। ये सभी जो विषय हैं जो कि पहले 97 थे, वर्तमान में 100 हैं, इन सब पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? वो होगा संघ के पास। अब हम देखते हैं राज्य सूची। इस सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। कौन बनाएगी? राज्य सरकार। अब राज्य सरकार जब कानून बनाएगी इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर, तो दोनों सरकार अब कानून बनाती है। मगर राष्ट्रीय हित, यानी कि कभी कोई राष्ट्रीय हित अगर आता है, राष्ट्रीय हित के संबंध होने पर केंद्र, यानी कि केंद्र सरकार को भी कानून बना सकती है।
हमको ध्यान रखना है कि जब राष्ट्रीय हित की बात जुड़ी होगी तब, वैसे नहीं। संविधान लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान में 61 यानी कि 5 कम हो गए हैं, उसमें 3 बढ़ गए, इसमें 5 कम हो गए। राज सूची में शामिल कुछ विषय हैं, जैसे हम देखते हैं कि कौन कौन से। शांति और व्यवस्था, जो पुलिस है, तो शांति व्यवस्था बनाने का काम किसका है? पुलिस का। तो अगले पुलिस भी है, जेल भी दोस्तों इसी में आती है। स्थानीय शासन यानी कि जो पंचायती राज है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। कृषि, जन स्वास्थ्य और राज्य के अंदर होने वाला व्यापार और न्याय विभाग। न्याय विभाग भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह जो आते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं समवर्ती सूची के बारे में। अब दोस्तों में समवर्ती सूची के बारे में ध्यान रखना है कि इसमें समवर्ती सूची में इसके अंतर्गत दिए गए केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। दोनों ने कानून बनाया और विषय दोनों का समान है तो केंद्र का ही कानून लागू होगा, और राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाते समय भी समाप्त हो जाएगा। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं, यानी कि 47 और 52, तो यहाँ पर कितने बढ़ गए? 5। यानी कि पहले वाले में 3 विषय बढ़े, वहाँ पर 97 थे। दूसरे वाले में दोस्तों 66 विषय थे, जो 61 रह गए, 5 कम हो गए हैं, और इसमें 5 बढ़ गए हैं। पहले कितने थे? 47, अब हो गए 52, यानी कि इसमें 5 विषय बढ़ गए हैं। दीवानी और फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ और बनादी, ये सभी किसके विषय हैं? समवर्ती सूची के। यानी कि दोनों लोग इस पर कानून बना सकते हैं, समान कानून होगा दोनों का, तो इसमें केंद्र सरकार का कानून यानी संघ का कानून ज्यादा मतलब डोमिनेंट होगा और राज्य का मतलब लेफ्ट चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको देखना है ध्यान से। अगर कभी पूछ ले क्वेश्चन कि किसमें मूल संविधान में कितने विषय थे, अब कितने हो गए हैं, कम हुए हैं, ज्यादा हुए हैं, तो आपको 97 पे 100 हो गए पहले, अब फिर राज्य सूची में 66 थे, उसमें 61 रह गए, 5 कम हो गए, यहाँ पर 47 थे, अब कितने हो गए हैं आपके दोस्तों? आपको 52 ध्यान रखना है। तो इस तरीके से इसमें पूछ सकता है। अब हम देखते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। दोस्तों 8वीं अनुसूची में बास भाषा का उल्लेख किया गया है। अब बास भाषा तो हमें पता है, मगर सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में जब संविधान लागू होता 14 भाषाएं थी, मगर 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था। 1967 में 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था, तो सिंधी को जोड़ दिया गया। किसको जोड़ दिया गया? सिंधी को। तो कितनी हो गई? 15 भाषाएं। 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ था, तो इसमें कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली, तो 3 और जोड़ दी गई, तो कितना हो गया दोस्तों? 18। 15 3 18। फिर 2003 में 52वां यानी कि 52वां संशोधन हुआ था, जिसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो ये जोड़ दी गई, तो 18 और 4 22, यानी कि अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। ऐसे ही हमको ध्यान देना है कि देखो सबसे पहले 21 में 71 जोड़ो तो 92, तो 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92 यानी कि 92वां संविधान संशोधन। इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन होने की संभावना जरूर रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर बोर्ड मास नीचे अगर आप उसको कर लेंगे, मैथिली, संताली, डोगरी और बोडो, तो यहाँ पर बोर्ड मास अगर हम ट्रिक बना लेंगे तो ये हल हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कैसे हमें क्वेश्चन करना है। तो ठीक है, अब 9वीं अनुसूची कहती है कि संविधान में ए अनुसूची, 9वीं अनुसूची कहती है संविधान में ए अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में द्वारा जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां थी कि राज्य किसी की संपत्ति कैसे अधिग्रहण करेगा, उससे संबंधित विधियां थी। इस अनुसूची में सम्मिलित विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगर राज्य ने कोई संपत्ति अधिग्रहण की गई है और आप उसको लेकर न्यायालय में पहुंच जाएंगे और विषय 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है, तो दोस्तों न्यायालय इस पर आपका कोई एक्शन नहीं करेगा। क्योंकि हुआ क्या, जब भारत का विकास शुरू हुआ तो जैसे रोड है, रोड है और रेलवे है, जब इनका विकास करा गया, अब इनका विकास जब करा जाएगा तो जाहिर सी बात है हमें संपत्ति कहीं ना कहीं अधिग्रहण करनी पड़ेगी। संपत्ति का मतलब है जैसे जमीन अधिग्रहण करनी पड़ेगी, तो लोग उस चीज को लेकर सीधे से कोर्ट में पहुंच जाते थे, कोर्ट उनको स्टे कर देता था, तो वहां पर हम रोड नहीं डाल सकते थे, हम रेलवे नहीं बना सकते थे। इसलिए 1951 में ही सोचा कि जब विकास करना है तो इससे मतलब इसमें जब जिन विषय को रख देंगे हम, इसको जब जोड़ा गया तो इसमें जब रख देंगे तो उस पर किसी भी व्यक्ति को स्टे नहीं मिलेगा और हमारा काम में व्यवधान नहीं पड़ेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है। तो नोट में इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, हमें ध्यान देना है कि ये नोट कहता है कि अब तक मान्यता की संविधान में 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों को न्यायिक समीक्षा नहीं किया। पहले क्या था, जो संविधान जो मतलब जो भी विषय संविधान की 9वीं अनुसूची में रख दिया तो उसको क्या होता था, पहले इंटरप्रिटेशन नहीं करा जाता था, न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते थे मतलब वो न्यायालय।
किंतु 2007 के संविधान पीठ का एक निर्णय द्वारा ये स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून का इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता था। उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा भी कर सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 10वीं अनुसूची आपको ध्यान रखना है कि दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में ये नियम आया था कि दल बदल से संबंधित बहुत सा दल बदल लोग करते थे। तो उस दल बदल को रोकने के लिए, जब दल बदल करेंगे ज़्यादा लोग, तो क्या होगा कि सरकार मतलब वो कहीं कभी भी गिर सकती है। स्थायी सरकार का हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दल बदल लेके आए थे कि अगर आप किसी को दल को छोड़ते हो, किसी और दल में शामिल होते हो, तो उसके लिए कुछ प्रावधान थे कि इतने लोग अगर टूटेंगे किसी पार्टी से, तब एक नया दल बनेगा। अगर एक व्यक्ति जाके किसी और पार्टी से जुड़ता है, तो उसकी जो सदस्यता है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। 10वीं अनुसूची ये कहती है। 11वीं अनुसूची कहती है कि ये स्थानीय स्वशासन की बात करती है। ये अनुसूची संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषय, ये हमको ध्यान रखना है कि पंचायती राज जो कि स्थानीय स्वशासन की बात करता है, यानी कि ग्रामों की, गाँव के विकास की बात करता है, उसमें 29 विषय हैं। जब नगरपालिका की बात आए तो उसमें 18 विषय हैं। ये 73वां संविधान संशोधन से आया था। और 12वीं अनुसूची जब है वो 74वें संविधान संशोधन 1993, यानी कि आई दोनों 93 में ही है। एक 73वें संविधान संशोधन था, एक 74वां था। और विषय ध्यान रखना है कि गांव को विषय ज्यादा मिले हैं और नगर पालिकाओं को विषय कम मिले हैं। इसमें शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन, यानी कि शहर में कैसे करके स्थानीय स्वशासन को डेवलपमेंट किया जाए, इसमें 18 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग। अब क्वेश्चन यहां से भी बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन ये भी है। इसमें कहते हैं कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ में क्या क्या शामिल होगा, कौन कौन से क्षेत्र होंगे, ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की बात करता है। नागरिकता, यानी कि भारत का नागरिक कौन व्यक्ति होगा, कैसे उसकी नागरिकता कैसे ग्रहण करेगा, कैसे उसकी नागरिकता जा सकती है, कैसे कोई विदेशी भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 में इस चीज को बहुत अच्छे से इसका वर्णन किया गया है। फिर भाग 3 कहता है कि मौलिक अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार जो कि फंडामेंटल राइट्स भारत के संविधान ने दिए हैं प्रत्येक व्यक्ति को, तो वो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दिए हुए हैं। हमने बताया कि अनुच्छेद 12, इसमें बताया गया कि राज्य की परिभाषा दी हुई कि राज्य क्या होगा, बहुत अच्छे से बताया गया दोस्तों। अब नीति निर्देशक सिद्धांत हम देखते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे लिए, नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से होते हैं, इनमें अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों की व्याख्या की गई है बहुत अच्छे से। फिर हम देखते हैं कि मूल कर्तव्य, दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि मूल कर्तव्य का कंसेप्ट जब संविधान लागू हुआ था तब नहीं था, किंतु स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसको 1976 में संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया था। और इसमें कहा गया था कि इसको भाग 4 का के अंतर्गत, भाग 4 का के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। और कहा कि हमारे जब जिस प्रकार से हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति का कहीं ना कहीं मौलिक कर्तव्य बनता है कि उसके मूल कर्तव्य होते हैं कि उन कर्तव्यों का उन्हें पालन करना चाहिए। इसमें अनुच्छेद 51 का में इन चीजों का जिक्र दिया हुआ है। मूल संविधान में 10 से मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में कितने हैं, 11। अब हम देखते हैं कि भाग 5 कहता है कि संघ का शासन कैसे होगा। ये अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक बताता है कि संघ का शासन में कौन कौन प्राधिकारी होंगे, किन कौन कौन से लोग इसका शासन करेंगे, इसमें बहुत अच्छे से व्याख्या दी हुई है। अब राज्य का मतलब है कि राज्य का शासन कैसे होगा, और ये 151 से लेकर 237 तक अनुच्छेद इसमें बहुत अच्छे से बताया है कि राज्य क्या होंगे। पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, ये अनुच्छेद 238 ये निश्चित कर दिया गया है इसको, यानी कि भाग 7 जो कहता है वो उसको अब लैप्स कर दिया गया है। 8 कहता है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र क्या होगा, जैसे हम दिल्ली को पढ़ते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की जब हम बात करते हैं तो उनके बारे में संघ राज्य क्षेत्र, यानी संघ राज्य जो राज्यों का जहां पर संघ शासन करेगा, तो उनको किस तरीके से, जब कोई भी एक राज्य के अंतर्गत कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां का शासन संघ करे, वहां पर कुछ ऐसी विशेषताएं हों, तो इनके बारे में बताया गया है किसमें, आपका 8वें भाग में। भाग 9 कहता है कि पंचायतें, पंचायतों का मतलब जिसको हम अभी पढ़ चुके हैं स्थानीय स्वशासन, जो कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था 1993 में। तो उसी में 243 अनुच्छेद 243 से लेकर 243 का से लेकर अड़ा तक इसमें 29 विषय हैं। उन चीज़ों को कैसे करके उनका प्रावधान करा जाएगा, कैसे वहाँ पर उन चीज़ों को
इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। दोस्तों 9 का कहता है कि नगर पालिकाएं को जो उन्हें विषय दिए गए हैं, तो इसमें कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक बात करी गई है, तो अनुच्छेद 243 ता से लेकर अनुच्छेद 243 या छा तक इस पर विस्तार पूर्वक बात की गई है। फिर 9 खा ये सहकारी समितियों की बात करता है, ये बहुत बाद में जोड़ा गया है। इसमें अनुच्छेद 243 या जा से लेकर या ना तक की बात की गई है। तो दोस्तों हमें यहाँ ध्यान रखना है। और हम देखते हैं कि सहकारी समितियों से क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों। 97वां संविधान संशोधन था ये सहकारी समितियों से संबंधित। अब हम देखते हैं कि 10वीं अनुसूची कहती है अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, उनका कैसे शासन किया जाएगा, ये अनुच्छेद 244 से लेकर 244 का कहता है। 11वां जो भाग है वो कहता है संघ और राज्यों के बीच संबंध, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच कैसे संबंध होंगे, यानी कि प्रशासनिक संबंध कैसे होंगे, ये भाग 11 कहता है। दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अगर वो प्रशासनिक संबंध के बारे में बात करें तो भाग 11 कहेगा, और वित्तीय संबंध के बारे में जब बात करें तो भाग 12, यानी कि पहले प्रशासन होगा, जब प्रशासन करने के बाद हम तो 245 से लेकर 263 तक ये अनुच्छेद कहते हैं कि संघ और राज्य के बीच कैसा संबंध होगा, यानी कि प्रशासनिक संबंध। और भाग 12 में वित्तीय संबंध 264 से लेकर अनुच्छेद 264 से लेकर 300 का तक, इसमें वित्तीय संपत्ति समुदाय आदि के बारे में बात की गई है। फिर भाग 13 कहता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी, कि अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक ये व्यवस्था करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कैसे व्यापार और कैसा वाणिज्य समागम किस तरीके से किया जाएगा। फिर हम देखते हैं संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आता है कि संघ राज्य क्षेत्रों के बीच अधीन सेवाएं, कि संघ की सेवाएं कौन सी होंगी, राज्य की सेवाएं कौन सी होंगी, और संघ जिनका चयन करेगा राज्यों के अंतर्गत वो अपनी सेवाएं करेंगे। तो इसमें बहुत अच्छे से बताया गया अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। 323 का में एक के प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की बात करी गई है, वो हम अगले पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं 14 का, हाँ ये 323 का है, इसमें अधिकरण दिया हुआ है, अधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल। अब 14 का ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आता ही आता, अधिकरण है दिए हुए, तो 323 का और 323 खा अनुच्छेद ये अधिकरण की बात करते हैं। वो भाग 15 कहता है कि निर्वाचन, यानी कि निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसमें प्रावधान किया गया है। भाग 16 कहता है कि कुछ वर्गों के विषय में संबंध में विषय उपबंध हैं, कि कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनके बारे में कुछ से विशेष उपबंध दिए गए हैं, तो ये भाग 16 में दिए गए हैं दोस्तों। अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक, जैसे इसमें SC ST OBC इस तरीके के पूरा उसका प्रबंध किया गया है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। भाग 17 कहता है कि राजभाषा, यानी कि भारत की कौन सी राजभाषा होगी, कौन सी राजकीय भाषा होगी, कौन सी राष्ट्रभाषा होगी, इस तरीके की बात की गई है। और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। 18 आपात उपबंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भाग 18 कहता है कि आपात उपबंध जो कि हमने जर्मनी से लिया गया है, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 की बात करता है दोस्तों। अब हम देखते हैं प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का मतलब है कि इसमें बहुत ज्यादा चीजें शामिल हैं मिसलिनियस तरीके की, तो हम इसमें देखते हैं कि अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक। अब भाग 20 संविधान संशोधन, यानी कि संविधान का कैसे संशोधन किया जाएगा, तो हमें पता होना चाहिए संविधान संशोधन का जो पूरा प्रावधान दिया गया है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग हमें संविधान का संशोधन करना होता है। भाग 21 कहता है अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध। कहीं पर अगर हम अस्थायी मतलब अस्थायी शासन कर रहे हैं, संक्रमणकालीन स्थिति है वहां पर, तो हम उसके लिए विशेष उपबंध कैसे कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 369 से लेकर अनुच्छेद 392 तक इसमें अच्छे से बात की गई है। भाग 22 कहता है कि संक्षिप्त नाम, किसी का संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ कैसे कर किया जाएगा, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, यानी कि किस चीज को कैसे हटाया जाएगा, इन सबका जिक्र अनुच्छेद 392 से लेकर 395 तक दोस्तों दिया हुआ है, तो हमें ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं कि देशी रियासतों का भारत में विलय। आपको ये भी सेक्शन बहुत अच्छे ध्यान रखना है। देशी रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय, यानी कि रियासती मंत्रालय का गठन किया गया। इनके साथ के मेनन भी थे, एक बहुत ही इनके सचिव थे,
बहुत ही ब्रिलियंट व्यक्ति थे, उनका भी बड़ा योगदान रहा था देसी रास्तों को विलय करने में। अब हम देखते हैं जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा, जो जूनागढ़ रियासत थी उसको किसके, जनमत, यानी कि वहां पर वोटिंग करवा दी गई थी जनमत लोगों को जानने के लिए। हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई, हैदराबाद को हमने पुलिस कार्रवाई के साथ मिलाया था, और जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी उसको हमने विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा मिलाया था, जो वहां के राजा थे। अब देखते हैं कि देसी राष्ट्रों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल, हाँ देखो बीपी सिंह मेनन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग थे दोनों, उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका अदा करी। उसमें बीपी मेनन का भी बहुत अच्छा नाम है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बहुत ही मतलब वो दृढ़ संकल्पित व्यक्ति थे। फिर हम दोस्तों देखते हैं कि संघ और राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र कैसा होगा, इसके बारे में बहुत अच्छे ध्यान देना है। भारत राज्यों का संघ है जिसकी संप्रति 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप के विलय के पश्चात राजधानी इसकी कहाँ बन गई, दमन में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, इंडिया डेट इज ए भारत शैल बी यूनियन ऑफ शैल बी स्टेट ऑफ यूनियन। तो इसमें एक बात ध्यान रखना है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। किसका संघ होगा, राज्यों का। दूसरी बात इसमें कही गई है, राज्य मतलब राज्य और उसके क्षेत्र, राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है। जो पहली अनुसूची अभी हमने देखी थी पीछे, पहली अनुसूची कहती है कि इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वो इसमें शामिल करे जाएंगे, पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाज, अगर हमने कहीं से कोई शामिल हुआ है तो वो सब किस में आएंगे, 1 में। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत की संसद को विधि ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर है कि वे ठीक समझे संघ के नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान करता है। अब जैसे कोई हमारा पड़ोसी देश है या पड़ोसी देश का कोई हिस्सा है, वो हमारे साथ मतलब जुड़ना चाहता है और भारत की संसद उसको विधि द्वारा उसको स्थापित करके शर्तों पर जो वह ठीक समझे नए राज्य को प्रवेश करवा सकती है, भारत में नए राज्य को शामिल कर सकती है। ये संसद का मतलब अनन्य अधिकार है। हमें ध्यान का देना है कि यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इसमें पूछता है कि अगर कोई विदेश से हम कोई किसी राज्य को हम जीतते हैं या हमारे किसी राज्य विदेश से मतलब विदेशी राज्य या हमारे उसके साथ कोई संधि या करार होता है, वो हमारे भारत में शामिल होता है, तो वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, तो दोस्तों वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आएगा। अगर हम अपने ही देश के भीतर अपने ही किसी राज्य की सीमा को तोड़ते हैं यानी कि काटते हैं और दो राज्यों की सीमाओं को काट कर एक राज्य नया बना देते हैं, तो ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आएगा। या एक ही राज्य से 2 राज्य बना देते हैं, जैसे उत्तराखंड का जो विकास, वहाँ उत्तराखंड का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश से हुआ था, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आएगा। यानी किसी राज्य को काटकर उसका एक अलग हिस्सा बना देना अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अगर विदेशों से हम कोई जीतेंगे या कोई अर्जित जमीन होगी, राज्य होगा, तो वो हमारे अनुच्छेद 2 में आएगा। बस हमको इतना ध्यान रखना है। अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं के नामों में परिवर्तन, या नामों में परिवर्तन करेंगे तो संसद विधि बनाकर इसको कर सकती है। ओके, अब हम देखते हैं कि 8 राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों के पुनर्गठन से मतलब है दोस्तों कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं। ये बहुत बड़ा विषय चला था कि भाषा के आधार पर, जैसे हम देखते हैं हैदराबाद को भाषा के आधार पर डेवलपमेंट किया गया था उसका, तो वहीं पर एक विषय चल गया, एक बहुत बड़ा मुद्दा आया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं। इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, रहने वाले थे वहाँ के थे बिहार के, इन्होंने इलाहाबाद के जो सहायता प्राप्त, जो इन्होंने अवकाश प्राप्त कर लिया था एस के धर, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी और 4 सदस्य थे इसमें। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। उन्होंने कहा भाषा के आधार पर बनाओगे तो भारत में बहुत ज़्यादा विविधता है, सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं, तो वे इतने राज्य बन जाएंगे कि भारत जिसको हमने 562 जो वहाँ पर रियासत थी उनको तोड़ तोड़ के हमने सबको इकट्ठा किया, तो ये फिर से वैसी स्थिति हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भाषा का आधार नहीं हो सकता, प्रशासनिक आधार हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि जब उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, तो उत्तराखंड के व्यक्ति, जैसे मान लो कोई गैर शहर में बैठा हुआ है और उसका कोई कार्य है, वो लखनऊ आता है, क्योंकि लखनऊ जब उत्तर प्रदेश की राजधानी थी, उसमें दोनों को मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजधानी जब लखनऊ थी, तो उन लोगों के लिए बड़ी कठिनाई होती थी। प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड को अलग किया गया था। यहाँ पर भाषा का आधार नहीं था और वहाँ की राजधानी देहरादून बनाई गई, क्योंकि वो सबके लिए वहाँ के लोगों को सुगमता से वहाँ पहुँच सकते हैं अपने प्रशासनिक संबंध में। वहाँ मतलब कोई भी उनका कोई काम है प्रशासनिक से, तो उनका वहाँ पूरा हो जाएगा। तो यही उन्होंने कहा कि प्रशासनिक आधार पर हम राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, नए राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं, मगर भाषाई आधार नहीं होगा।
फिर देखते हैं कि धरा आयोग के निर्णयों की समीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने एक जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीताराम मैया की एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को भी खारिज कर दिया था। इसी समिति ने भी ये कहा था। तो ये जेवीपी समिति कही जाती है, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीताराम मैया और वल्लभ भाई पटेल। जेवीपी समिति कही जाती है, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, वो अस्केदर समिति थी, उसमें 4 लोग थे। तो पहले अस्केदर समिति आई थी, इसके बाद जेवीपी समिति आई थी। तो इस तरीके से इन्होंने कहा दिया, इन्होंने भी ये कहा कि भाषाई आधार पर किसी राज्य का पुनर्गठन नहीं किया सकता है, अर्थात इन्होंने उस मांग को खारिज कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि जो नेहरू, पटेल एवं सीताराम मैया की जो समिति थी, बाद में मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री रामल्लू के नेतृत्व में एक आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई और 15 दिसंबर 1952 को रामल्लू की मृत्यु हो जाने पर, रामल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए एक पृथक आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा कर दी गई थी। मतलब दबाव में आकर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया था और ये राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। दोस्तों, क्वेश्चन यहीं से आता है। इस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल थी। तो बस इतना ध्यान रखना है कि रामल्लू को में ध्यान रखना है, रामल्लू की मृत्यु हुई थी और 1952 में इसका गठन हुआ और जब वो 53 में 1 अक्टूबर 1953 में इसका एक आदेश पारित हुआ था। इस तरीके से हमको ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इनके अन्य सदस्य थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार KM पडिक्कर। तो राज्य पुनर्आयोग बाद में आया था और फजल अली इसके अध्यक्ष थे, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और पडिक्कर थे। 3 लोगों को मिलाकर राज्य पुनर्गठन आयोग के यहाँ पर गठन किया गया था। इसके पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया था। इसके अनुसार 14 राज्य होंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश उसमें मतलब वो गठित किए गए थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1953 में गठित हुआ था। तो अब देखते हैं कि नवंबर 1954 में फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियों, यानी कि जैसे फ्रांस की सरकार की बस्तियां कहाँ कहाँ थी दोस्तों, पौंडीचेरी थी, एनम थी, चंद्रनगर थी, कराईकल थी, भारत को सौंप दिया था। कब उन्होंने? 1954 को। तो 28 मई 1956 को इस विषय पर, इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन कर दिया गया था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि नए राज्यों का गठन। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन, इसका पैट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। बस एक ही मात्र राज्य, पहला और लास्ट, बस यही था भाषा के आधार पर बनने वाला। इसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र का गठन हुआ था। तो महाराष्ट्र, गुजरात एक साथ इनका गठन हुआ था 1960 में। फिर हम देखते हैं नागालैंड, फिर इसके बाद अस्तित्व में नागालैंड। तो अगर हम शुरू के 2-3 याद कर लेते हैं और लास्ट के 2-3 याद कर लेते हैं, लास्ट में आपको ध्यान ही रखना है कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना, 4 जे और 3 शुरू के, 100% हमारा सही हो जाएगा। बस हमको ध्यान ही रखना है। फिर हम एक बार हमको पढ़ लेना। फिर हरियाणा 66 में। फिर देखते हैं हम हिमाचल, हरियाणा के बाद क्या? हिमाचल, यानी कि हरियाणा से लगा हुआ बिल्कुल हिमाचल है, इसका गठन हो गया था। फिर मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। ये देखिएगा कि जो असम था, असम के क्षेत्र को ही ये पहले एक असम को कहते थे कामरूप, ये कामरूप का पूरा क्षेत्र था। इसी से मतलब जो आज 7 सिस्टर की बात की जाती है, तो 6 राज्य और बने उससे। तो उसमें मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये 1972 में इनका गठन हुआ था। फिर सिक्किम, मिजोरम, तो सिक्किम का 1975 में हुआ था, मिजोरम का 1987, मिजोरम, अरुणाचल और गोवा, ये 1987 में इनका गठन हुआ था। और छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ को आप ध्यान रखेंगे 36वां राज्य था गठन होने वाला। 36 मतलब 36 संख्या याद रखोगे, इससे 10 कम कर दो, यानी कि 26वां राज्य था। उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना। तो इस तरीके से हमारे कितने राज्य हो गए? इनके गठन की प्रक्रिया 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड और झारखंड। तो ये याद रखना, ये 2000 में आए थे अस्तित्व में, और तेलंगाना 2014 में आया था अस्तित्व में। हैदराबाद को काटकर किसको बनाया गया था? तेलंगाना को। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन 100% सही होंगे। फिर हम दोस्तों देखते हैं कि भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन व दीप की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। कब? 1961 में। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीप को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया था। वर्तमान समय में भारत के 28 राज्य, 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्षेत्रीय परिषद, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब हमको ध्यान देना है कि भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं।
उत्तर, अब ध्यान कर रखना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है, और एक मध्य वाली जिसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। तो चारों दिशाएं और एक मध्य इलाहाबाद वाली, ऐसे ध्यान रखेंगे हम। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है जिसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। आपको ओवरऑल ये ध्यान देना है कि इसका जो अध्यक्ष राष्ट्रपति गृह मंत्री की सलाह पर बनाते हैं, मगर गृह मंत्री इसका अध्यक्ष होता है दोस्तों। संविधान राज्यों के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं, यानी कि संबंधित राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं, जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। ये केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि केंद्र राज्य संबंध कैसे सुधरे, उनसे संबंधित यहाँ पर बात की जाती है। अब क्षेत्रीय परिषद को 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। अतः ये संवैधानिक निकाय है, किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है, सांविधिक निकाय है। कैसे? सांविधिक, यानी कि संशोधन करके इनको जोड़ा गया है। ये संविधान में, मूल संविधान में नहीं थे। अब इसमें ध्यान देना है कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद पंजाब इसमें शामिल है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ एवं दिल्ली। मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम। ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है। इसमें बिहार को लगाकर पश्चिम बंगाल, वही उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों क्या होता है कि हम 7 सिस्टम चले जाएंगे, यहाँ पर बिहार और पश्चिम बंगाल को हमें ध्यान रखना है। यही ध्यान रखने वाली बात है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इसमें गुजरात शामिल है। गुजरात के बराबर में महाराष्ट्र है, गोवा है, राज्य दमन दीप, दादर एवं नागर हवेली। और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु का पुदुचेरी। पूर्वोत्तर परिषद के अंतर्गत अधिनियमित पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया, 8 अगस्त 1972 को अस्तित्व में आया। इसके सदस्यों का असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम सम्मिलित हैं। 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वहीं जो क्षेत्रीय परिषद के हैं। वर्ष 2002 में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम संशोधन करने के बाद संगठक राज्य का राज्यपाल, संगठन राज्य के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट 3 सदस्य, भारत के गृह मंत्री को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। 2018 के गृह मंत्री को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। 2018 के बाद गृह मंत्री पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। तो क्वेश्चन दोस्तों आता है कि क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन शामिल है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है कि इसमें राज्य मंत्री भी शामिल होते हैं और वहाँ का राज्यपाल, वो क्या बोलते हैं, सॉरी, मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री जो होते हैं वो उपाध्यक्ष होते हैं। तो हमको ध्यान रखना है। तो इसमें राज्य के राज्यपाल, जब इसको संशोधन कर दिया गया तो क्वेश्चन इसीलिए आता है कि इसमें राज्यपाल भी शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री भी होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा कुछ निर्दिष्ट सदस्य भी होते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और ज़्यादातर गलती होता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इसमें राज्यपाल और वहाँ का मुख्यमंत्री भी शामिल होता है, और अगर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट करता है वो भी इसमें शामिल होता है, और राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं वहाँ के पूर्वोत्तर राज्यों के संबंधित। तो ये ध्यान रखना कि पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित वहाँ के राज्य मंत्री भी उपाध्यक्ष होते हैं। अब हम देखते हैं भारतीय नागरिकता, जो कि संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया हुआ है। इसमें ध्यान रखना कि नागरिकता यानी कि भारत का नागरिक कौन कौन होगा। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में से किस एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की? अगर कोई व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसको कैसे नागरिकता प्राप्त होगी? या तो वो जन्म से भारत का हो, प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू अर्थात 26 जनवरी 1950 को या इसके पश्चात, यानी कि उस दिन या इसके पश्चात भारत में हुआ हो, तो वह जन्म से भारत का नागरिक हो जाएगा। अपवाद जैसे राजनायक हैं, जैसे अम्बेसडर होते हैं दूसरे देशों के, उनके बच्चे यहाँ जन्म लेते हैं तो वो नहीं होंगे। विदेशियों के बच्चे, राजनायकों के बच्चे और विदेशियों के बच्चे, जैसे कोई विदेशी इंडिया में रह रहा आके और वो मतलब वो टूरिस्ट वीजा पर या बिजनेस वीजा पर यहाँ पर आया है, तो उसके बच्चे नहीं होंगे। या फिर राजनायक, क्योंकि वो अपने राज्यों से संबंधित कामों से यहाँ पर आते हैं, उनसे संबंधित यहाँ पर मतलब वो उनके दूतावास होते हैं, तो उनके बच्चे नहीं बनेंगे यहाँ। तो आपको ध्यान रखना है कि अब हम देखते हैं कि इसमें वंश परंपरा से मतलब है कि भारत के बाहर जन्म, अन्य देश में अगर किसी बच्चे का जन्म भारत के बाहर
किसी अन्य देश में हुआ हो, 26 जनवरी 1950 के 50 जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता से कोई भारतीय नागरिक है तो भारतीय वो माना जाएगा। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। दोस्तों, में ध्यान ये रखना है कि भारत के बाहर कोई अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता से कोई भारत का नागरिक है तो वो भी भारतीय कहा जाएगा। अब 1992 में इस अधिनियम के द्वारा नागरिकता संशोधन भी किया गया है। जैसे उन्होंने कहा है देशीकरण के द्वारा नागरिकता, यानी कि हम कोई व्यक्ति भारत में देशीकरण है यानी कि प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। उसके लिए कुछ शर्तें हैं, उनको मानना पड़ेगा, उनका अनुसरण करना पड़ेगा, तभी उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, जिसमें दिया होगा कि देशीकरण की, यानी कि वो पूरी तरीके से भारत की जो शर्तें होंगी उसका अनुसरण करेगा। बस पंजीकरण द्वारा नागरिकता, इसमें पंजीकरण में ध्यान रखना है कि उसके लिए एक फॉर्म मिलेगा, उसको आपको मतलब वो पंजीकरण करवाना पड़ेगा। तो निम्नलिखित वर्गों में आने वाले कौन कौन लोग जिनको पंजीकरण के द्वारा मिलती है? वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से, आपको ध्यान रखना है कि पंजीकरण देने की तिथि से लगभग कितने दिन तक भारत में रहे हों, तब जाके उनको मतलब नागरिकता मिलेगी। तो यहाँ पर बहुत ध्यान देना है कि 6 माह पूर्व से भारत में रह रहा हो, अगर आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने से 6 महीने पहले से वहाँ पर रहते हो। वे भारतीय जो अभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों, या अविभाजित भारत था, इनका विभाजन नहीं हुआ था, तब से वो बाहर रह रहे थे, वो भी व्यक्ति यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वे स्त्रियाँ जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं, ऐसी स्त्रियाँ जिन्होंने भारतीयों से विवाह कर लिया है या भविष्य में विवाह करेंगी, वो भी रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, यानी कि भारतीय नागरिक हैं, उनको जो नाबालिग बच्चे हैं कहीं विदेश में हैं, तो वो भी यहाँ की नागरिकता ले सकते हैं। राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक, राष्ट्रमंडल में कौन कौन देश शामिल होते हैं, उनके भी लोग यहाँ की नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जो भारत से बाहर रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। 5वीं बात कहते हैं भूमि विस्तार द्वारा। अगर भारत भूमि विस्तार कर लेता है, किसी भूभाग को जीत लेता है, तो वहाँ के जो नागरिक हैं वो ऑटोमेटिक, यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, उसके लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अब भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन किए गए हैं। अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में एक भारत का नागरिक हो। एक बात। दूसरी बात कही गई है कि जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले ये अवधि 6 माह थी, अब 5 वर्ष तक रहा हो तब जाके वो मतलब रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। देशीकरण द्वारा, यानी कि देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले उसके लिए भी 6 महीने थी, पहले ये अवधि 5 वर्ष की थी, अब 10 वर्ष कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन की इसको 5 ही मतलब 6 ही माह था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर भी लागू होगा। यानी कि जम्मू कश्मीर पे भी जम्मू कश्मीर पे भी लागू होगा, असम पे भी लागू होगा कि वो व्यक्ति कम से कम 10 साल भारत में रहा हो, तब जाके वो देशीकरण करवा सकता है। भारतीय नागरिकता का अंत कैसे होगा, यानी कि भारतीय नागरिकता समाप्त कैसे की जा सकती है? भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। नंबर 1, नागरिकता का परित्याग करने पर। नंबर 2, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर। 3, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। या तो आप अपने आप स्वेच्छा से परित्याग कर दोगे, या किसी अन्य देश की नागरिकता जब आप प्राप्त कर लोगे तो यहाँ की नागरिकता आपको त्यागनी पड़ेगी। तीसरी बात, सरकार द्वारा नागरिकता छीनी जा सकती है, क्योंकि आपने कुछ ऐसा काम किया है कि आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है, क्योंकि आप भारत के नागरिक नहीं हो। अब देखते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति दी गई है। जम्मू कश्मीर जब तक पहले एक 1900 संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जो उसका शासन होता था, तो वहां पर कुछ विशेष अधिकार थे। जैसे कि हम देखते हैं कि राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में, यानी कि वहां पर नियोजन का मतलब जानते हैं, जैसे करके कोई भी नौकरी वगैरह निकल रही है तो उनके लिए एक अलग नियोजन था।
राज्य के अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में कि वहां की संपत्ति आप अर्जन कर सकते हो नहीं कर सकते हो। राज्य में स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में अलग नियम थे। छात्रवृत्तियां एवं किसी प्रकार की सहायता और राज्य सहायता प्राप्त करने के लिए उनके अपने नियम थे। ये मोटा मोटी हमने ऐसे करके देख लिया। अब देखते हैं हम मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है यहाँ पर। इसे हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए? अमेरिका के संविधान से। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के अंतर्गत इनका जिक्र किया गया है। और ये भी कहा गया है कि संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। नोट, मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका प्रयोग इंग्लैंड में। अब भारतीय नागरिकता के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान के लिए अनुप्रयोग में अन्य शब्द का उपयोग व्यापक अवधारणा में किया गया है। राज शब्द की परिभाषा अनुच्छेद 12 करता है। राज शब्द में निम्नलिखित शब्द शामिल हैं। हमने पीछे देखा कि राज्य में कौन कौन शामिल है। भारत सरकार, भारत की संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकार। ये सब भारत के राज्य अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य में कौन कौन शामिल होगा। तो हमें ध्यान रखना कि इसमें भारत सरकार होगी, भारत की संसद होगी, प्रत्येक राज्य की सरकार होगी, प्रत्येक राज्य का विधानमंडल होगा, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय और प्राधिकारी इसमें शामिल होंगे। अनुच्छेद 13 कहता है दोस्तों, इसके अंतर्गत राज्य को एक ऐसे किसी भी कानून की अनुमति नहीं है जो भारत के संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करता हो। ये कहते हैं कि राज्य को किसी भी ऐसे कानून को बनाने की अनुमति नहीं है जो भारत के संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करता हो। भाग 3 में जो चीज शामिल है उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो अनुच्छेद 13 के तहत कानून राज्य में संविधान के अनुच्छेद 368 के माध्यम से ही संसद में 68 के माध्यम से संसद द्वारा किए गए संवैधानिक संशोधन शामिल नहीं है। यानी कि संविधान में अगर 368 के ये कहते हैं कि अनुच्छेद 13 कह रहा है, अनुच्छेद 13 के तहत कानून शब्द में संविधान के अनुच्छेद 368 के माध्यम से संसद द्वारा किए गए संवैधानिक संशोधन शामिल नहीं है। संविधान का जो संशोधन करवाओगे आप तो यहाँ पर अनुच्छेद 368 का प्रयोग नहीं करोगे, क्योंकि अनुच्छेद 368 है ये मूल ढांचे के सिद्धांत को लैप्स नहीं कर सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 13 वो भारतीय संविधान की रक्षा करता है कि उसके मूल ढांचे को बहुत सुरक्षा प्रदान करता है दोस्तों। अब हम देखते हैं मौलिक अधिकारों के संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। अब देखो क्वेश्चन आता है कि दोस्तों जब कभी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उसमें कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो स्थगित नहीं किया जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 20 और 21 इनको स्थगित नहीं किया जाता राष्ट्रीय आपातकाल में। अब इसमें कहा गया कि 21 में कौन सा अधिकार ऐसा है जो नहीं स्थगित होता है। तो पूरा तो नहीं, पूरे उसमें 21 में और जो भी हैं वो तो स्थगित किया जा सकते हैं, मगर इसमें हमें ध्यान देना है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन जीने का अधिकार, इसको आप नहीं छीन सकते हैं। ये अब अगले हम कहते हैं कि मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार जरूर हैं दोस्तों, मगर सरकार उनमें समय समय अगर चाहे राष्ट्रीय हित के में तो उनको वापस ले सकती है, उनको निलंबित कर सकती है। जैसे अगले कहा भी गया है कि ये असीमित नहीं है लेकिन बाध्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि असीमित हैं कि भाई आपका अधिकार तभी तक अधिकार है जब दूसरे का वहां पर हनन नहीं होता, तब तक आपको मौलिक अधिकार होता है। जब किसी के हित वहां पर टकराने लगते हैं या किसी का आप अपनी बाउंड्री लांघने लगते हो तो वहां पर क्या है कि वो असीमित नहीं है, यानी कि उनको रोक लगाई सकती है एक सीमा के बाद। तो इसीलिए कहा गया है, मगर हाँ न्यायालय में ये बाध्य है, राज्य उन पर युक्ति प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे हम कहते हैं कहीं भी निवास करने की, कोई भी आजीविका उपार्जित करने की हमारे लिए अधिकार है। मगर आपको ध्यान देना है कि भारत में कुछ ऐसी ट्राइब्स जनजातियां हैं जिनके क्षेत्र को हमने संरक्षित कर दिया है, वहां हम नहीं जा सकते हैं। यानी कि वहां कोई कॉमन व्यक्ति नहीं जा सकता कि कोई भी मुंह उठा चल दिया। ऐसे ही व्यवसाय के लिए दोस्तों हमें कहा गया कि हम कोई भी व्यवसाय अपना सकते हैं, मगर ऐसा थोड़ा नहीं है कि आप डॉक्टर बन के बैठ गए हो जबकि आपके पास डिग्री ही नहीं है या आपके पास उसका अनुभव ही नहीं है, तो आप कैसे वो काम कर सकते हो। तो उनके लिए आपको धारण करना पड़ेगा, तब जाकर आप वो काम कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद
26 के अंतर्गत, और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 इसमें रेट जारी की जाती है कि तहत जा सकता है। पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में भी जा सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। ये आवश्यक नहीं है केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वह अपील को लेकर जाए, यानी कि आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो सबसे पहले आप अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आप उच्च न्यायालय जाओ, जो आपका राज्य का उच्च न्यायालय है। अगर इसके बाद उच्चतम न्यायालय चले जाओ, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें जारी करी जाती हैं। अब ध्यान ये देना है कि जरूरी नहीं है कि आप मतलब उच्च न्यायालय जाओ, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो इसका प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार, जो मूल अधिकार था पहले, उसको हटा दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 31 में था। अब उसको हटाकर ये कानूनी अधिकार के रूप में इसको शामिल कर दिया गया है, और इसका संविधान में जो अनुच्छेद है वो 300 का के अंतर्गत इसको कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। हमें ध्यान देना है कि मौलिक जो संविधान, जो शुरू में मूल संविधान था, उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं दोस्तों। तो इसमें संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था, उसको हटाकर अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रख दिया गया है, और संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आपकी मतलब संपत्ति ली जाएगी, मगर एक कानून के तौर पे ली जाएगी। जैसे आप कहीं संपत्ति का अधिग्रहण किया जा रहा है, तो उसको आपको मतलब एक अच्छा सा पैसा दिया जाएगा, दुगुना, तिगुना, चौगुना, क्योंकि इससे आप दूसरी जगह अपनी संपत्ति को ले सकें। अब अनुच्छेद नोट कहता है कि 1931 में कराची अधिवेशन, अध्यक्षता इसकी किसने करी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। मूल अधिकारों की सबसे पहले कहाँ पर जिक्र हुआ था? तो कराची का अधिवेशन था 1931 का, वहाँ इसको दोस्तों बनाया गया था, और इसको प्रस्तुत करा था, उस प्रारूप को वो करा गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, इसको प्रस्तुत करा गया था जवाहरलाल नेहरू, इसका खाका तैयार किया गया था। अब हम देखते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार हमारे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहला अधिकार है हमारा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। फिर हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 19 और 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक इसका जिक्र किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 की बात की गई है दोस्तों। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक इसमें कहा गया है। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। दोस्तों हर बार क्वेश्चन आता है कि समानता का अधिकार का वो अनुच्छेद पूछता है कि ये कहाँ से लेकर कहाँ तक। तो आपको ध्यान रखना है कि 14, 15, 16, 17, 18 यानी कि 5 अनुच्छेद आते हैं समानता के अधिकार में। स्वतंत्रता का अधिकार में 19, 20, 21, 22 4 अनुच्छेद आते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 बलात्श्रम की बात करता है, और इसमें दूसरी बात करता है कि लोक नियोजन में बच्चों को हम नियोजित नहीं कर सकते जिनकी उम्र 14 साल से कम है, इसकी बात करता है दोस्तों। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से लेकर 28 तक। तो 25, 26, 27, 28 4 इसमें अनुच्छेद हैं दोस्तों। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में। ये सीधे सीधे पूछा जाता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 30 और 29 में। फिर हम देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको हम पढ़ चुके हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा कहा था, अनुच्छेद 32 को। इसको ध्यान रखना है। अब समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता। विधि के मतलब कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। इसका अर्थ है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि भेदभाव करना निषेध है। राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन कराया जाएगा, यानी कि रखा जाएगा किसी व्यक्ति को, तो नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, यानी कि सभी के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग। जैसे अनुसूचित जनजाति के लिए एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, उनकी फीस में रिलैक्सेशन दिया जाता है, उनको अटेम्प्ट में रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो इन चीज़ों को छोड़कर अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, यानी कि किसी व्यक्ति को अस्पृश्य नहीं समझा जाएगा। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इसे दंडनीय अपराध घोषित करा गया है कि
अगर आप किसी के साथ ऐसा करते हो तो कानूनी कार्रवाई आप पे होगी, यानी कि विधिक कार्रवाई के द्वारा आपको दंडित किया जाएगा। अनुच्छेद 17 कहता है अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की राजा महाराजा की उपाधि धारण नहीं कर सकता है, क्योंकि सेना एवं उससे संबंधित सम्मान के अलावा, जैसे मान लो कोई मेजर है और उसको सेना शौर्य कोई मतलब वो मिल रही है उपाधि, वो तो आप धारण कर सकते हो, अदरवाइज कोई उपाधि धारण नहीं कर सकते हो। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। आपने देखा है कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति कहीं विदेश में जाते हैं तो वो वहाँ के विदेशी लोग अपने यहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान होते हैं उनसे उन्हें विभूषित करते हैं, तो वो कहीं न कहीं कानून के अंतर्गत उसकी अनुमति होती है, तब आप ग्रहण कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि राष्ट्रपति से स्वीकृति लेना बहुत ही आवश्यक है। अब भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। तो इनको लेने से कोई मतलब वैसा नहीं है। फिर दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख था, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, अब सिर्फ 6 स्वतंत्रता हैं। अनुच्छेद 19 संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको निश्चित कर दिया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 19 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि आप बोल सकते हो। बोलने का मतलब ये नहीं है आप कुछ भी बोल रहे हो, मतलब आप अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हो। अनुच्छेद 19 बी कहता है कि शांतिपूर्ण बिना हथियारों के आप एकत्र हो सकते हैं और सभा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप तलवारें लेकर या बंदूक लेकर आप किसी चीज़ का मतलब हथियारों के बल पर आप कोई इस तरीके की मीटिंग करो, तो वो मान्य नहीं है। अनुच्छेद 19 सी कहता है कि संघ बनाने की शक्ति, यानी कि आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, जैसे टीचर्स एसोसिएशन है, डॉक्टर्स एसोसिएशन है, आईएएस एसोसिएशन है, पीसीएस एसोसिएशन है, आईपीएस एसोसिएशन है, इस प्रकार के एसोसिएशन आप बना सकते हो। अनुच्छेद 19 डी कहता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, जहाँ तक युक्ति प्रतिबंध नहीं है तो वहाँ तक आप जा सकते हो, और जहाँ पर सरकार युक्ति प्रतिबंध लगा देती है वहाँ आप नहीं जा सकते हो। अभी हमने बात करी है कि ट्राइब्स एरिया वगैरह हैं जो सुरक्षित कर दिए हैं, वहाँ जाना सही नहीं है, क्योंकि वहाँ उनकी संस्कृति अलग है। अनुच्छेद 19 ई कहता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 19 जी कहता है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने के लिए स्वतंत्रता, यानी कि आप कोई भी व्यापार कर सकते हो और कोई भी जीविका के लिए आप कोई भी कार्य कर सकते हो, बशर्ते जैसे डॉक्टर है, टीचर है, तो टीचर के लिए आप पढ़ा तो सकते हो, मगर डॉक्टर के लिए आपके लिए मतलब डिग्री होना या अनुभवी होना बहुत ही आवश्यक है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद नोट में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 ए में किया गया है। जो प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि प्रेस अखबार है, टेलीविजन है, तो इनकी स्वतंत्रता है भी अनुच्छेद 19 ए के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी कि किसी भी व्यक्ति ने अपराध किया है तो दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा दी जाएगी, दोबारा सजा नहीं दी जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अपराध जब करा है, जिस समय उसने अपराध करा है उस समय जो भी सजा मुकर्रर है, जो भी कानूनी रूप से वहाँ पर सजा देने का प्रावधान, उतनी ही सजा दी जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हो, उसी की तो सजा मिलेगी। तीसरी बात कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में जबरदस्ती उसको ही अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य आप नहीं कर सकते हो। ये बहुत आता है। अनुच्छेद 20 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत शामिल है। दोस्तों अब हम देखते हैं अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वास्थ्य एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध करवाए। क्वेश्चन दोस्तों आया है ये कि जो स्वच्छ पर्यावरण है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। इसके लिए भारत सरकार ने संसद में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया है। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, जबकि अन्य 4 पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थापित की गई हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों एनजीटी का क्वेश्चन हर साल लगातार ये आ रहा है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। हो सकता है कि अब कीजिए अगले बढ़ के ये क्वेश्चन पूछे कि इसकी जो अन्य 4 पीठें वो कहाँ हैं, तो भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में है, आपका पुणे महाराष्ट्र में है, कोलकाता और चेन्नई, ऐसे हमको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 21 का कहता है कि राज्य
6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, अगर किसी व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर रहे हैं या किसी को निरोध में रखा जा रहा है, यानी कि उसको नज़रबंदी में रखा जा रहा है, तो कुछ चीज़ें हैं जिनका पालन करना जरूर पड़ेगा। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है तो उसको 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। नंबर 1, हिरासत में लेने का उसको कारण बताना होगा। नंबर 2, 24 घंटे के अंदर लाने ले जाने के समय को छोड़कर उसे किसी भी दंडाधिकारी के समक्ष पेश, यानी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा दोस्तों। तीसरी बात कही गई है, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। इन चीज़ों से उसे वंचित नहीं कर सकते हो। वो कारण पूछ सकता है हमें क्यों ऐसा गिरफ्तार किया जा सकता है, और वो ये कह सकता है कि भाई 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, मगर आने जाने का समय उसको निकाल कर, और बाकी अपने मनपसंद के वकील से वो सलाह मशवरा कर सकता है। अब हम देखते हैं निवारण निरोध। अगले इसी में शामिल है कि जो निवारण निरोध करा जाता है किसी व्यक्ति को। अब हम देखते हैं कि निवारण निरोध का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति कोई अपराध करने से पहले ही उसको हम नजर बंद कर लेते हैं, तो जिससे वो उस काम को कर ना पाए, तो उसको निवारण निरोध कहते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 व 6 में तत्सम संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। निवारण निरोधक कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने की पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, बल्कि उसे अपराध करने से रोकना होता है। बसता ये निवारण निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से होता है। जब किसी व्यक्ति को निवारण निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, तब यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अवरक्षा में निरुद्ध कर सकती है, यानी कि उसको नजरबंद कर सकती है। नजरबंद का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति अपने मकान में रह रहा है, हमने बाहर उसकी पुलिस लगा दी, भाई अब हमारी आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ हम आपको यहीं उपलब्ध करवाएंगे, बशर्ते आप बाहर नहीं जा सकते हो। तो अब किसी व्यक्ति को हमने 3 महीने तक उसको वहीं अवरक्षा में रख लिया है। अब इसके बाद व्यक्ति को 3 माह से अगर अधिक समय के लिए हम निरुद्ध करते हैं, तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन आवश्यक होगा। एक सलाहकार बोर्ड होगा सरकारी, वो फिर से अनुमति देगा जाके, तब जाके आप उसको अगले एक्सटेंड कर सकते हो। दूसरी बात कही गई है, इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किया जाएगा कि आपको इसलिए हम निरोध की अवरक्षा में रख रहे हैं, किंतु जिन तत्वों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाए उसे प्रकट करना आवश्यक है। अब कुछ ऐसा मैटर हो सकता है कि जिससे लोग मतलब बहुत ही सीरियस मैटर हो, तो जरूरी नहीं है कि हम उसको बताएं ही ये बात कि आप इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि उससे क्या है, राष्ट्रीय हित कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। फिर हम देखते हैं निरुद्ध व्यक्ति के निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति को निरुद्ध करा जाता है और उसके विरुद्ध वो किसी कोर्ट में जाता है, तो उसके लिए आप मना नहीं कर सकते हो। ठीक है, निवारण निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई कुछ विधियां थी, जो कानून बनाए गए थे। निवारण निरोध अधिनियम 1950 में आया था। भारत की संसद ने 26 जनवरी 1950 को पहला निवारण निरोध अधिनियम पारित किया था। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य करने से रोकना था। इसे 1 अप्रैल 1951 में समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया गया है। अंततः ये 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ था। अब आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, जिसको हम कहते हैं मीसा, ये 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 इसके प्रतिकूल था, और इस कारण इसको 1979 में समाप्त कर दिया गया, यानी कि मीसा को 1979 में 79-79 में समाप्त कर दिया गया था। मीसा ऐसे पूछा जा सकता है। फिर हम देखते हैं विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी निरोध अधिनियम 1974। इससे पहले तस्करों के लिए नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, किंतु जिसे 13 जुलाई 1984 को अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया। तो ये विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी निरोध अधिनियम था। फिर हम देखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसको एनएसए कहते हैं। 1981 में आया, 80 में आया था। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों पर लागू किया गया। आज इसका खूब अच्छे से यूज करा जाता है। फिर आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियों निरोधक कानून, जिसको टाडा, इसके अंतर्गत संजय गांधी का मामला बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट रहा था। निवारण निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने थे उसमें सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। 23 मई 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया। अब हम देखते हैं पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस, इसे अक्टूबर 2001 में लागू किया गया था, 25 अक्टूबर को। पोटो टाडा का ही एक रूप था। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया था। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वालों को भी दंडित करना इसमें प्रावधान किया गया था।
पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती थी, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती, जैसे पीछे भी था। कोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन ये अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही करेगा। कोटा 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनाने के बाद कोटा यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट हो गया था। 21 सितंबर 2004 को इसको अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया, यानी कि जेबी समाप्त हो गया था। तो इस समय कौन सा चल रहा है? एनएसए चल रहा है। अब हम देखते हैं दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव के द्रव्य व्यापार और बलात्श्रम का निषेध करता है। अनुच्छेद 23 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को खरीदी बिक्री यानी कि उसको खरीद और बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का कोई भी जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते हो, सिर्फ निषिद्ध ठहराया गया था और जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए सरकार द्वारा ही बाध्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 कहता है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध यानी कि जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है किसी भी बच्चे की, तो उसको किसी भी कारखाने में खाने अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब हम देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने का आचरण और प्रचार करने का। अनुच्छेद 25 कहता है किसी भी को अंतःकरण यानी कि वो किस चीज़ का अनुकरण करेगा, किस धर्म को मानेगा, किस धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, किसके अकॉर्डिंग वो अपना आचरण को बनाएगा, ये उसकी स्वतंत्रता है। ये अनुच्छेद 25 कहता है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। व्यक्ति को ये अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, उनका पोषण करना, उनसे संबंधित विधि बनाना, संपत्ति के लिए अर्जन, स्वामित्व एवं प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 26 देता है। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 27 क्या कहता है। राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी या किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। आपको समझना पड़ेगा। अनुच्छेद 27 ये कहता है कि कोई व्यक्ति से हम जैसे टैक्स ले रहे हैं, उस टैक्स का यूज किसी भी धार्मिक कार्य के लिए, किसी विशेष धर्म की, जिससे किसी विशेष धर्म का संपोषण हो, उस पे उसको नहीं लगा सकते हो, यानी कि उसको कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो कि भारत में कोई धार्मिक कार्य हिंदू के लिए मतलब धार्मिक कोई स्थल या जगह हिंदू के लिए बनाई जा रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों पे उस चीज़ का टैक्स लगाओ। और ज़रूरी कोई अगर अपनी स्वेच्छा से उसमें कुछ देना चाहें तो दे सकता है, अदरवाइज़ नहीं। अनुच्छेद 28 कहता है राज्य विधि से पूर्णता पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 28 कहता है कि राज्य का मतलब है कि सरकारी कोई भी मतलब वो शैक्षिक संस्था होगी तो उसमें क्या है कि हम धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी भी धर्मोपदेश के बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। कि जरूरी नहीं है कि आपको धार्मिक प्रार्थना करवाई जाए उनसे, तो ये जरूरी नहीं है, या उनको सुने। जैसे मान लो कुरान की आयतें हैं और मंत्र हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो उनके लिए बाध्य किया जा सकता है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कि जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। अनुच्छेद 29 के ही हिसाब से कोई व्यक्ति सिख व्यक्ति है और स्कूल में एडमिशन लेता है, तो हम उससे ये नहीं कह सकते हैं कि आप पगड़ी ना पहन के आएँगे या आप बाल कटवाएँगे, क्योंकि उनको और इस चीज़ की स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वे अपने भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी सरकारी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। वर्तमान में 6 समुदाय जैसे मुस्लिम है, पारसी है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए आधार प्रदान करती है के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया था दोस्तों। अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये दोस्तों बहुत पूछा गया है कि जो शिक्षण संस्थाएं या प्रशासन की जो बात की गई है अल्पसंख्यकों के लिए, वो कौन से अनुच्छेद में की गई है, वो अनुच्छेद 30 में कही गई है। ये दोस्तों अनुच्छेद 29 और 30 बहुत पूछे जा रहे हैं। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में भी किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। जैसे औरों के लिए देगी वैसे इनके लिए देगी। अब हम देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने
बाबा साहब ने उनको संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार दिया गया है। उच्चतम न्यायालय में और उच्च न्यायालय में भी इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार दिया गया। बंदी प्रस्तुतीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रस्तुतीकरण यानी कि जिस व्यक्ति को आपने बंदी बनाया है तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत जरूर करना पड़ेगा। परमादेश यानी कि हम मैंडामस, हम आदेश देते हैं कि किस अधिकार हम आपको आदेश देते हैं कि आपको ये काम करना पड़ेगा क्योंकि आपका चयन इस काम के लिए होता है, हो रहा मतलब किया गया है। प्रतिषेध लेख यानी कि आप इस बाउंड्री से आगे नहीं जाओगे, तो इसके लिए भी एक लेख जारी करना। तो बंदी प्रतिलेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो कभी-कभी दोस्तों अंग्रेजी में पूछ लिया जाता है हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोविशन और सर्सियरी रिव्यू और क्यू वारंटो। ये इंपॉर्टेंट है। बंदी प्रतिक्षण में लैटिन भाषा से लिया गया जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आपके पास शरीर है, यानी कि सशरीर प्रस्तुत करना। ये उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है, ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। परमादेश का अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई प्राधिकारी यानी कि अधिकारी अपने सार्वजनिक दायित्वों का यानी कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता, तो इस प्रकार का आज्ञा पत्र जारी किया जाता है। प्रतिषेध लेख, इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। ये आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को जारी किए जाते हैं और अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण है उनको भी जारी किए जाते हैं। आदेश दिया जाता है कि इस मामले में आप अपनी कार्रवाई ना करें क्योंकि ये मामला आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को ये निर्देश दिया जाता है कि अपने पास लंबित मुकदमों को न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। अधिकार परीक्षा लेख कहता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जो उसके कार्य करने के लिए वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा का आदेश जारी करता है और उस व्यक्ति से पूछता है कि आप किस अधिकार के तौर पर ये कार्य कर रहे हो, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं दे देता है तब तक वह अपना कार्य उस पद पर रहकर नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर कीजिएगा। ठीक है।